Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome back to your channel, Geek Chem Curiosity. Today's our topic of learning is allotropy and the allotropic form of elements. First of all, we must know what is allotropy. Let's discuss it. Allotropy. Allotropy हमारे पास एक ऐसी क्या कह सकते हैं एक ऐसी कैटेगरी है ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर एलिमेंट्स जो हैं एक ही एलिमेंट डिफरेंट वे में खुद के साथ ही अरेंज होके एक ऐसा हमें स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रहा होता है जो कि डिफरेंट होता है मतलब एक एलिमेंट डिफरेंट वे में अरेंज हुआ और उसका एक डिफरेंट स्ट्रक्चर है वही सेम एलिमेंट डिफरेंट वे में अरेंज होकर एक डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्म प्रोवाइड कर रहा होता है और इस चीज़ को हम कहते हैं एलोट्रोपी क्योंकि उसका स्ट्रक्चरल फॉर्म डिफरेंट है इसी वजह से उसकी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट होती हैं तो वो वाली फॉर्म्स जिसके अंदर एक ही एलिमेंट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्म्स दे रहा है उन फॉर्म्स को हम कहते हैं एलोट्रोपिक फॉर्म और इस द सेम वे उस प्रोसेस को जिसके अंदर हम एलोट्रोपिक फॉर्म को डिस्कस कर रहे होते हैं उस प्रोसेस को हम नेम देते हैं एलोट्रोपी का तो जैसे कि हमारी यहाँ डेफिनेशन दी हुई है एलिमेंट्स में एग्जिस्ट इन मोर देन वन स्ट्रक्चरल फॉर्म which can exhibit quite different physical and chemical properties. These are called allotropic form and the phenomena is called allotropy. इसको हम अगर सिंपल वे में एग्जांपल्स एक्सप्लेन करूं तो हम लोगों ने शक्कर बल्कि गुड़ गुड़ और शक्कर दोनों सेम चीज़ें हैं पर दोनों डिफरेंट उनका स्ट्रक्चरल डिफरेंट है स्ट्रक्चर डिफरेंट होने की वजह से उन दोनों की प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट है डिफरेंट नेम्स हैं उनके सेम इस तरह से हमारे पास एलोट्रोपी के अंदर भी ऐसे ही होता है कि एक ही एलिमेंट होता है बट वो डिफरेंट वे में अरेंज होकर खुद को डिफरेंट फॉर्म्स बना रहा होता है अगर हम इसकी एग्जाम्पल की बात करें तो हमारे पास कार्बन की भी डिफरेंट डिफरेंट ऐसे हमारे पास एलिमेंट्स हैं जिनकी डिफरेंट एलोट्रोपिक फॉर्म्स हैं जितने भी हमारे पास एलिमेंट्स हैं सब ऐसे नहीं है क्योंकि हर एक एलिमेंट की डिफरेंट एलोट्रोपिक फॉर्म्स हो कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनकी एलोट्रोपिक फॉर्म है लाइक कार्बन अगर हम कार्बन को देखें तो इसकी थ्री हमारे पास एलोट्रोपिक फॉर्म्स हैं लाइक डायमंड ग्रेफाइट एंड बकमिस्टर फ्लोरीन डायमंड से तो बहुत से स्टूडेंट्स अवेयर होते हैं ग्रेफाइट ग्रेफाइट हमारे पास ऐसा है कि जो लेड पेंसिल के अंदर सिक्का पाया जाता है वो हमारे पास ग्रेफाइट होता है और बकमिस्टर फ्लोरीन इसको हम डिस्कस करेंगे आगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि बकमिस्टर फ्लोरीन क्या होता है और हमारे पास इस तरह से ऑक्सीजन भी है जिसकी एलोट्रोपिक फॉर्म्स है हमारे पास अगर हम ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन की दो एलोट्रोपिक फॉर्म्स हैं ऑक्सीजन जिसको O2 कहते हैं एंड नेक्स्ट वन इज ओजोन जो O2 है हमारे पास ये ब्रीथिंग गैस है जिसे हम इनहेल करते हैं ड्यूरिंग ब्रीथिंग तो ऑक्सीजन को अगर हम देखें तो इसमें ऐसा होता है कि एक ऑक्सीजन दूसरे ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बना के ज्वाइन हुआ हुआ होता है लेकिन अगर हम ओजोन की बात करें तो इसमें एक थ्री मेंबर्ड रिंग हमें प्रोवाइड करता है कि एक ऑक्सीजन दूसरे ऑक्सीजन के साथ और इस तरह से तीसरा ऑक्सीजन मिलके एक थ्री मेंबर्ड रिंग प्रोवाइड कर रहे होते हैं ये हमारे पास ओजोन है और ये हमारे पास ऑक्सीजन है तो इस तरह से डिफरेंट ऑक्सीजन के एलिमेंट्स आपस में अरेंज होकर हमें ओजोन एंड ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं नेक्स्ट हमारे पास सल्फर है अगर हम सल्फर की बात करें तो इसके भी हमारे पास दो एटॉपिक फॉर्म्स हैं फर्स्ट वन इज द रोम्बिक एंड द नेक्स्ट वन इज द मोनोक्लाइन अगर हम रोम्बिक की बात करें तो ये हमारे पास एक ट्यूब लाइक ये समझिए कि एक बॉक्स लाइक इस तरह का स्ट्रक्चर होता है इनकी और जबकि हमारे पास जो मोनोक्लाइन है वो इस वे में एक सिलेंडर लाइक स्ट्रक्चर के अंदर अरेंज होता है खुद को किया हुआ होता है उसने हमारी बुक के अंदर ऑक्सीजन एंड सल्फर की एलोट्रोपिक फॉर्म को एक्सप्लेन नहीं किया गया जबकि कार्बन की एलोट्रोपिक फॉर्म्स को एक्सप्लेन किया गया तो हम उसी को ही डिस्कस करते हैं हम अभी तक पढ़ के आए हैं तीन एलोट्रोपिक फॉर्म्स डायमंड ग्रेफाइट एंड द बकमिस्टर फ्लोरीन तो उनको वन बाय वन हम इनको डिस्कस कर लेते हैं डायमंड क्या होता है एंड द ग्रेफाइट क्या होता है अगर हम डायमंड को देखें जो कि ये हमारे पास बहुत से स्टूडेंट्स इसे जानते हैं कि डायमंड कैसा होता है तो ये हमारे पास डायमंड है एंड ग्रेफाइट ही हमारे पास ग्रेफाइट है अगर हम डायमंड की बात करें तो ये बिग होता है मतलब जेंच बड़ा होता है और साथ ही साथ मैक्रोमोलिक्यूलर स्ट्रक्चर है कि इसमें कार्बन खुद के साथ ही इतनी ज़्यादा बार अरेंज होता है कि ये हमारे पास एक बड़ा मैक्रोमोलिक्यूलर स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है और इसके अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो ये कुछ इस तरह से होता है कि एक कार्बन दूसरे कार्बन के साथ अटैच होता है और हर एक कार्बन फोर फर्दर कार्बन के साथ अटैच हो जाते हैं और फिर हर कार्बन मजीद फर्दर फोर कार्बन के साथ अटैच हो जाता है सेम इसी तरह से ये वाला कार्बन भी फर्दर फोर कार्बन के साथ अटैच होता है तो इस तरह से कंटिन्यूसली अटैच होते होते एक हमें मैक्रोमोलिकुलर स्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं जबकि जो हमारे पास ग्रेफाइट है वो लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है लेयर्ड स्ट्रक्चर ऑफ हेक्सागोनल रिंग्स अगर हम हेक्सागोनल की बात करें तो हेक्सा मीन सिक्स एंड गोनल मीन कॉर्नर्स तो हमारे पास इसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है कि सिक्स कॉर्नर वाली एक रिंग होती है इस तरह से तो ये वन कॉर्नर वन टू थ्री फोर फाइव एंड द सिक्स वन तो सिक्स कॉर्नर रिंग होती है हमारे पास जिसके अंदर हर एक कॉर्नर के ऊपर एक कार्बन होता है
और यही रिंग एक दूसरे के साथ अटैच होती हैं और इस तरह से मेरे पास एक ये स्ट्रक्चर प्रोवाइड करती हैं। लेयर स्ट्रक्चर, एक ये लेयर है, सेम इस तरह से एक हमारे पास ये वाली लेयर है और एक ये लेयर है। डिफरेंट इस तरह की लेयर्स आपस में अरेंज होती जाती हैं और इनके दरमियान फिर बॉन्डिंग होती है लेयर्स के दरमियान। अगर हम एक लेयर को बात डिस्कस करें तो एक लेयर इस तरह की दिखती है कि हर एक कार्बन जो है वो 6 हेक्सागोनल पैटर्न प्रोवाइड कर रहा है। डायमंड के अंदर हमारे पास एक कार्बन फर्दर 4 कार्बन के साथ अटैच होता है और वो इस तरह का पैटर्न प्रोवाइड करता है। जबकि जो डायमंड ग्रेफाइट होता है वो हेक्सागोनल रिंग्स होती हैं, एक रिंग दूसरी रिंग के साथ जुड़ती है और तीसरी रिंग के साथ इस तरह से वो एक पूरी लेयर बना लेती है, फिर एक और लेयर बनती है और फिर एक और लेयर, इस तरह से कंटिन्यूसली वो लेयर की फॉर्म में होता है और हर लेयर एक दूसरी लेयर के साथ अटैच होती है। नेक्स्ट अब हम देखते हैं बकमिंस्टर फ्लोरीन को। तो बकमिंस्टर फ्लोरीन अब हमारे पास क्या होता है? बकमिंस्टर फ्लोरीन को हम सिंपली कहते हैं C60। ये भी हमारे पास स्फीयर्स होती हैं, होल लाइक स्फीयर्स, होलो स्ट्रक्चर्स होते हैं, होलो बॉल लाइक स्ट्रक्चर जिसको होता है उसको हम स्फीयर कहते हैं, जो सर्कुलर भी हो और होलो हो अंदर से, उसको हम स्फीयर कहते हैं। और इसके अंदर इस तरह से होता है कि ये भी कार्बन की एटम से मिलकर बना होता है। जैसे हमने ग्रेफाइट में पढ़ा कि उसके अंदर हेक्सागोनल रिंग्स होती हैं, जबकि बकमिंस्टर के अंदर दो तरह की रिंग्स होती हैं, एक हेक्सागोनल और दूसरा पेंटागोनल। अगर हम पेंटागोनल की बात करें तो ये 5 कॉर्नर्ड रिंग होती है, इस तरह 5 कॉर्नर्ड रिंग, 1 2 3 4 5। ये हमारे पास 5 कॉर्नर रिंग होती है। इसके अंदर दो टाइप की रिंग होती है कि एक हमारे पास 5 कॉर्नर रिंग आ रही होती है, फिर उसके इर्द गिर्द सारी 6 कॉर्नर रिंग होती है, फिर हर 6 के इर्द गिर्द सारी 5 कॉर्नर रिंग होती है। जैसे कि आपको यहाँ पे इस स्ट्रक्चर के अंदर दिख रहा है कि हमारे पास ये सेंटर वाली जो है ये 5 कॉर्नर रिंग है और उसके साथ जो यहाँ अटैच हुई हुई है रिंग्स, ये हमारे पास है 6 कॉर्नर रिंग। होप्सो की स्ट्रक्चर इसका आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हम इसकी प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। तो फ्लोरीन हमारे पास ऐसा है जो कि हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर के ऊपर स्टेबल है, मतलब ये एग्जिस्ट कर सकता है, बेयर कर सकता है हाई टेम्परेचर को भी और हाई प्रेशर को भी। और क्योंकि इसके अंदर हर कॉर्नर के पास, हर कॉर्नर पर एक कार्बन एटम है और वो दूसरे कार्बन के साथ अटैच हुआ हुआ है और उसके दरमियान जो केमिकल बॉन्ड है वो हमारे पास है कोवलेंट। तो इसी वजह से हमारे पास जो फ्लोरीन है वो कोवलेंट नेचर के अंदर है, मतलब ये कोवलेंट बॉन्डिंग करता है। और वो तमाम तर कंपाउंड्स इनके अंदर कोवलेंट बॉन्डिंग होती है उनको हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते हैं। क्योंकि फ्लोरीन भी जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो इस ये भी इसी वजह से सॉल्युबल होता है, इसकी सॉल्युबिलिटी भी जो है वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स के अंदर ही होती है। सॉल्युबिलिटी का एक रूल है कि लाइक डिसॉल्व लाइक, जो जैसा होगा वो उसी के अंदर ही डिसॉल्व होता है। क्योंकि अब हमारे पास फ्लोरीन जो है वो ऑर्गेनिक है तो इसी वजह से वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स के अंदर ही सॉल्युबल होती है। नेक्स्ट अगर हम इसके स्ट्रक्चर की देखें तो इसके स्ट्रक्चर के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता। कार्बन्स ने खुद को एक दूसरे के साथ इस तरह से अरेंज किया हुआ होता है कि हर कार्बन की ऑक्टेट जो है वो कंप्लीट हो जाता है। ऑक्टेट कंप्लीट हो जाने की वजह से ना ही उसके ऊपर कोई डेफिशिएंसी का चार्ज आता है, ना ही एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज आता है। और दूसरा इसकी कोई भी बाउंड्री नहीं होती है। अभी हम ये ऊपर ही पढ़ के हैं कि ये स्फीयर की फॉर्म में होता है, क्योंकि ये स्फीयर की फॉर्म में तो हर कार्बन दूसरे कार्बन के साथ रह जाता है, इस तरह से एक फिर वो रिंग प्रोवाइड करता है, प्रोड्यूस करता है, फिर एक रिंग दूसरे रिंग के साथ और फिर वो तीसरी रिंग के साथ कंटिन्यूसली दूसरे के साथ अरेंज होते 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 ये एक सर्कुलर सा में गोल लाइक बॉल की तरह का एक शेप दे देती है, जैसे हमारे पास फुटबॉल होती है। सेम इसी तरह से ही बकमिंस्टर फ्लोरीन का स्ट्रक्चर होता है, अंदर से बिल्कुल खाली और बाहर से पूरी एक बॉल की तरह अरेंज हुई होती है। इट हैज नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, और इसके अंदर कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। इट हैज नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, क्योंकि सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड पेयर की फॉर्म में होते हैं और इसके अंदर कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो ये गेज लाइक पिंजरे की तरह का स्ट्रक्चर होता है। जैसे पिंजरा होता है हमारे पास कि बाहर उसकी एक बाउंड्री होती है और अंदर बिल्कुल खाली होता है, तो बकमिंस्टर फ्लोरीन भी बिल्कुल सेम ऐसे ही है कि रिंग्स ही बाहर से सारी अरेंज हुई हुई है और अंदर बिल्कुल सा होलो है। और फ्लोरीन का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो बहुत लो है कि बिल्कुल ही कम टेम्परेचर के ऊपर ये मेल्ट होना स्टार्ट हो जाती है, और उसके बाद ये सॉफ्ट भी है और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट भी नहीं कर सकती है। इतना ही हमारी बुक के अंदर इसका मटेरियल प्रोवाइड था, बकमिंस्टर फ्लोरीन का, ग्रेफाइट का एंड डायमंड का। जबकि जो हमने अदर फॉर्म्स पढ़ी हैं कार्बन की, बल्कि ऑक्सीजन की और सल्फर की, उनके जस्ट इतना ही नेम एक्सप्लेनेशन दी गई थी बुक के अंदर हमारे सिलेबस का जो कि हिस्सा था। होप सो कि आप सबको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, kindly subscribe and connected with this channel. Thank you.